बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर 2023 का सेक्शन सी कर रहे थे और सेक्शन सी के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रहते थे। तो आज इस लेक्चर्स में हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। जो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, ये यूनिट 5 से है, क्योंकि अब आपके पास जो FBIC के यानी फेडरल बोर्ड के जो पेपर हैं वो SLO बेस हैं। तो इस मीन्स के आपका जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में वो आउट ऑफ बुक भी आ सकता है और बुक से भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.3 है। यूनिट 5 में हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी हम लोग किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए उन इनइक्वालिटीज के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर उसका फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं और उस फिजिबल रीजन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जनाब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि a farmer plans to mix two types of food to make a low cost feed. A bag of food P costs ₹50 and contain 5 units of protein and 4 units of vitamins. A bag of food Q costs ₹50 and contain 4 units of protein and 8 units of vitamins. How many bags of food P and Q should be consumed by the animals each day in order to meet the daily requirement of 120 units of protein and 144 units of vitamins at a minimum cost? यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फार्मर है जो दो टाइप्स की फूड मिक्स करता है ताकि जो उसके ऊपर जो कॉस्ट आ जाए वो क्या हो, कम से कम हो। अब दो टाइप्स ऑफ फूड में फर्स्ट टाइप ऑफ फूड आपके पास P है, सेकंड टाइप ऑफ फूड क्या है, Q है। जो फूड P है उसमें एक बैग की जो कीमत है वो आपके पास ₹40 है और फूड P के अंदर 5 यूनिट ऑफ प्रोटीन है एंड 4 यूनिट ऑफ क्या है, विटामिन्स है। इसी तरीके से फूड Q में फूड Q का एक बैग की जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो ₹50 है और फूड Q के अंदर 4 यूनिट ऑफ प्रोटीन है एंड 8 यूनिट ऑफ क्या है, विटामिन्स है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी बैग ऑफ फूड P एंड Q शुड बी कंज्यूम्ड बाय द एनिमल ईच डे इन ऑर्डर टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 120 यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड 144 यूनिट ऑफ विटामिन्स एट अ मिनिमम कॉस्ट। अब आपसे पूछा है कि कितने बैग फूड P के और कितने बैग फूड Q के लगेंगे अगर हर एनिमल्स की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपके पास क्या है कि कम से कम हर एनिमल को डेली 120 यूनिट ऑफ प्रोटीन देनी है और 144 यूनिट ऑफ विटामिन देने, यानी इससे कम प्रोटीन नहीं देनी है और इससे कम 144 यूनिट से कम विटामिन नहीं देनी है। और ये फूड आपने उसकी कॉस्ट इस तरीके से फाइंड करनी है कि जो कॉस्ट हो वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, यानी जो कम से कम हमारी जो हमारा खर्चा है वो कम से कम आ जाए और ये डेली रिक्वायरमेंट भी एनिमल्स की क्या हो, पूरी हो। तो इसके लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जहां पर कॉस्ट फंक्शन फाइंड करेंगे कि यानी जो कॉस्ट फंक्शन जिसको हमने मिनिमाइज करना है, जिसको हमने कम से कम करना है, वो क्या होगा, सबसे पहले वो फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज बनाएंगे बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हमने फाइंड करना है हाउ मेनी बैग ऑफ फूड P एंड Q शुड बी कंज्यूम्ड, यानी हमने नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फूड P एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फूड Q फाइंड करना है। तो इन दोनों को हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ bags of food P, यानी जो फूड P है उसके नंबर ऑफ बैग्स को हम क्या लेट कर लेते हैं, X लेट कर लेते हैं
एंड लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फूड क्यू को हम क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं जिसको हमने मिनिमाइज करना है। तो कॉस्ट फंक्शन बनाने के लिए हम टेबल बनाते हैं ताकि हमें टेबल से बात बहुत इजी तरीके से समझ आएगी। अब टेबल कैसे बनाना है कि टेबल में आपने जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में P एंड Q लिखना है। सेकंड कॉलम में आपके पास फूड P की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और थर्ड कॉलम में यानी फूड Q की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरीके से फर्स्ट रो में आप सेकंड रो में प्रोटीन रख लें और थर्ड रो में आप विटामिन रख लें। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि फूड P के अंदर कितने प्रोटीन और विटामिन है। तो फूड P में आपके पास जो प्रोटीन है वो 4 यूनिट है, तो हम प्रोटीन के कॉलम में 4 यूनिट लिखेंगे। और फूड Q में जो प्रोटीन है वो आपके पास क्या है, फूड P में प्रोटीन 5 यूनिट है। फूड P में प्रोटीन 5 यूनिट है। फूड Q में प्रोटीन क्या है, 4 यूनिट है। तो हम लोग फूड Q के प्रोटीन के रो में क्या लिखेंगे, 5 एंड 4 लिखेंगे। इसी तरीके से जो विटामिन है फूड P में वो 4 यूनिट है और फूड Q में वो कितने हैं, 8 यूनिट है। तो विटामिन की रो में P के नीचे हम 4 लिखेंगे और Q के नीचे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फूड P क्या है, X है। और एक बैग की जो कीमत है फूड P में, फूड P की एक बैग की जो कीमत है वो ₹40 है। तो इट मींस के कॉस्ट ऑफ फूड P क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फूड P हो जाएगी 40x आ जाएगी। यानी वन बैग price of one bag is 40 rupees and there are total number of bag in food P is X, so the total price of food P is 40x होगी। इसी तरीके से cost of food Q क्या होगी, cost of food Q इक्वल होगी 50y के इक्वल होगी, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैग जो है इन Q दैट इज y और एक बैग की जो कीमत है फूड Q की वो आपके पास क्या है, ₹50 है। तो इट मींस के टोटल कॉस्ट ऑफ फूड Q क्या हो जाएगी, 50y हो जाएगी। अब मैं टोटल कॉस्ट फाइंड करता हूं, यानी फूड P और फूड Q की टोटल जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 40x प्लस 50y होगी। तो इट मींस कि अब हमने जहां पर x और y इस तरीके से फाइंड करने हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन हो ये आपके पास मिनिमम हो, यानी जो x और y की वैल्यूज हैं उनको हमने इस तरीके से फाइंड करना है कि हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन आ रहा हो वो क्या आ रहा हो, मिनिमम आ रहा हो। अब हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं। कंस्ट्रेंट स्टूडेंट वो इनइक्वालिटीज होती हैं जो सॉल्यूशन रीजन को यानी कन्फाइन करती हैं, यानी जो फिजिबल रीजन आता है सॉल्यूशन रीजन को जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ के ऊपर जो शेडेड रीजन होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन और फिजिबल रीजन। और कंस्ट्रेंट क्या करती है, उस फिजिबल रीजन को कन्फाइन करती है यानी महदूद करती हैं टू सम रीजन, यानी कुछ हिस्से तक महदूद करती हैं। तो अब हमने इसकी जो कंस्ट्रेंट बनानी है वो बाय गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन है कि जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो कितनी है, 120 यूनिट ऑफ प्रोटीन है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट कि हर एनिमल्स को कम से कम हमने 120 यूनिट ऑफ प्रोटीन डेली देना है। इससे कम मिकदार में हम प्रोटीन नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल प्रोटीन है फूड P और फूड Q में वो क्या है, फूड P में आपके पास 5 यूनिट ऑफ प्रोटीन है, फूड Q में 4 यूनिट ऑफ प्रोटीन है। तो इट मींस के 5x यानी फूड P को हमने x से रिप्रेजेंट किया था, फूड Q को हमने y के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो इट मींस के फूड P में जो प्रोटीन है वो 5x है और फूड Q में 4 यूनिट प्रोटीन है। तो इट मींस के 4y प्रोटीन इन फूड Q है। तो दिस इज द टोटल प्रोटीन इन बोथ फूड P एंड Q। और ये जो टोटल प्रोटीन है ये 120 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम यानी एटलीस्ट 120 हो सकती है, 120 से कम प्रोटीन को हमने नहीं रखना है। इसी तरीके से हम विटामिन्स देखते हैं कि टोटल विटामिन्स इन फूड P एंड Q कितने हैं। तो फूड P में टोटल विटामिन्स 4 है और फूड P को हमने x के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इट मींस कि 4x आर द टोटल विटामिन्स इन फूड P एंड
फूड क्यू में टोटल विटामिन 8 है, तो इट मींस के 8y आर टोटल विटामिन इन फूड क्यू। तो टोटल विटामिन इन बोथ फूड कितने होंगे, 4 प्लस 8y होंगे। दिस शुड बी ग्रेटर देन 144, क्योंकि 144 यूनिट डेली रिक्वायरमेंट है, कम से कम 144 यानी एटलीस्ट 144 यूनिट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एनिमल। तो इट मींस के 4x प्लस 8y इज ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन 144 होगा। इसके अलावा स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन 0 होगा, y इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x नंबर ऑफ फूड नंबर ऑफ p है, यानी नंबर ऑफ बैग ऑफ p है। इसी तरीके से y जो है वो नंबर ऑफ बैग ऑफ p है। तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये लेस देन 0 या 0 भी नहीं होने चाहिए। तो दीज आर कंस्ट्रेंट। अब इन कंस्ट्रेंट की मदद से हम लोग सॉल्यूशन रीजन को क्या करेंगे, स्केच करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन रीजन फाइंड। अब हमने इनइक्वालिटीज के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो हम सबसे पहले इनइक्वालिटी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है दैट इज 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 120 है। इस इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इस इनइक्वालिटी का। तो x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होगा इस इनइक्वालिटी का जहां पर ग्राफ यानी इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हो। तो फिर x इंटरसेप्ट पे y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 टू फाइंड x इंटरसेप्ट। तो यहां से 5x पे हाँ स्टूडेंट, इससे इनइक्वालिटी को x इंटरसेप्ट फाइंड करने से पहले इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो लिखनी है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि हम इनइक्वालिटी को हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। तो दिस इज द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वालिटी होगी। अब हमने इस एसोसिएटेड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट करना है। तो 5x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 0 होता है। तो इट मींस के 5x किसके इक्वल आएगा, 120 के इक्वल आएगा। तो 5 2 10 5 5 25 5 4 20 होता है। तो इस मींस के x 24 आएगा। तो इट मींस के x इंटरसेप्ट आपके पास 24 एंड 0 आएगा। अब इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है इस इक्वेशन का, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होगा जहां पर ये इक्वेशन y एक्सिस को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x0 पुट करते हैं। तो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120 है। तो इसमें अगर x0 पुट करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 120 आएगा। तो y फिर किसके इक्वल आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आएगा। 4 3 12। तो इस मींस के y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि y इंटरसेप्ट इस इनइक्वालिटी का क्या आएगा, 0 एंड 30 आएगा, यानी x 0 होगा, y 30 होगा। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास, सेकंड इनइक्वालिटी है 4x प्लस 8y इज ग्रेटर देन 144 है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 144 होगी। अब हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो x इंटरसेप्ट में वो पॉइंट होगा जिसमें y 0 होता है, यानी हम y को लेट करेंगे 0 के इक्वल। तो अगर y को लेट करते हैं 0 के इक्वल तो यहां से 4x इज इक्वल टू 144 आएगा। तो x किसके इक्वल आएगा, 144 बाई 4 होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 3 12 2 कैरी आ गया, 4 6 24। तो इट मींस के x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 36 एंड 0। अब y इंटरसेप्ट इसका फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर x 0 होता है। तो x अगर इस इक्वेशन में 0 पुट करें तो 8y इज इक्वल टू 144 आएगा। तो इट मींस कि y किसके इक्वल आ जाएगा, 144 बाई 8 आ जाएगा। तो 144 को अगर आप 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये 8 1 8, तो 6 कैरी आएगा। तो 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इट मींस के 18 से होता है। तो इस मींस के जो y इंटरसेप्ट आएगा इस एसोसिएटेड इक्वेशंस का, दैट इज 0 एंड 18 आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट थर्ड हमारे पास इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0।
और नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है, तो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, y एक्सिस होती है। तो पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, यानी फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसका x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया, 24 एंड 0 आ गया, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 0 एंड 30 आ गया। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं x इंटरसेप्ट कहता हूं, तो x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 24 एंड 0 है, और इस पॉइंट को मैं y इंटरसेप्ट कहता हूं, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 0 एंड 30 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपस में मिला लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। दिस लाइन इज द बाउंड्री लाइन ऑफ इनइक्वालिटी 5x + 4y इज ग्रेटर देन 120। अब ये जो बाउंड्री लाइन है स्टूडेंट, ये इस रीजन को यानी जो एक्स वाई प्लेन है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन पार्ट जो होता है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो आपके पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि ये इनइक्वालिटी कौन सा रीजन होगा, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा या टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन लेंगे इस एक्स वाई प्लेन का। ओरिजिन पे हमेशा x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस कि हम इस इनइक्वालिटी में x की भी जगह 0 पुट करेंगे और y की भी जगह 0 पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये ओरिजिन के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो 5 × 0 0, 4 × 0 0, 0 + 0 0, इट मींस कि 0 इज ग्रेटर देन 120 आएगा, विच इज फॉल्स, यानी 0 120 से बड़ा नहीं है, 0 120 से छोटा है। तो इस मींस के ये जो इनइक्वालिटी है, फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये ओरिजिन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इट मींस कि जो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द क्या होगा, ओरिजिन होगा, यानी जो ओरिजिन से अवे रीजन है ये सारा के सारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। इसी तरीके से अब हम सेकंड इनइक्वालिटी के लिए बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास थी 4x + 8y इज ग्रेटर देन 144। इसका x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या था, 36 एंड 0 था। तो अब हम यहाँ पर 36 एंड 0 को नॉमिनेट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो इंटरसेप्ट था x इंटरसेप्ट दैट इज 24 एंड 0, और सेकंड इनइक्वालिटी का x इंटरसेप्ट 36 एंड 0 आ रहा है। तो इट मींस कि ये 24 से बड़ा होता है। तो इट मींस कि ये 24 के राइट साइड पे लाई करेगा। तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट शोज x इंटरसेप्ट ऑफ द सेकंड इनइक्वालिटी, यानी दिस इज 36 एंड 0, और y इंटरसेप्ट इसका क्या था, 0 एंड 18 था। तो इट मींस कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसका y इंटरसेप्ट आपके पास 30 था। अब यहाँ पे 18 आ रहा है, तो 18 30 से छोटा है, तो इसको बिलो 30 लिखेंगे क्योंकि बिलो 30 छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो इट मींस कि दिस पॉइंट शोज सेकंड y इंटरसेप्ट ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को बाय अ लाइन एक दूसरे से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास एक लाइन आएगी। ये लाइन भी क्या करती है कि जो x इंटरसेप्ट है और जो इस x एक्सिस और y एक्सिस को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन है और सेकंड पार्ट टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो हम चेक करने के लिए अगेन क्या लेंगे, ओरिजिन का पॉइंट लेंगे। ओरिजिन पे हम चेक करेंगे क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये 4 × 0 + 8 × 0 इज ग्रेटर देन 144। It means कि 0 is greater than 144, which is false. So the solution region exists away from the origin, यानी जो solution region होगा वो away from origin होगा। थर्ड हमारे पास इनइक्वालिटी थी x is greater than 0 और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी x is equal to 0। हमेशा याद रखें स्टूडेंट की जो y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। तो इट मींस के x is greater than 0 के लिए जो बाउंड्री लाइन होगी दैट इज y एक्सिस होगी, और सेकंड है y is greater than 0 है और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन y is equal to 0 है। हमें पता है कि x एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होता है, y 0 होता है। तो इट मींस कि ये दोनों बाउंड्री लाइंस होंगी इन दोनों इनइक्वालिटीज के लिए। अब x is greater than 0 है तो x राइट साइड पे क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है।
लेफ्ट साइड पे क्या होता है नेगेटिव होता है, और वाई एक्सिस अपवर्ड ग्रेटर देन 0 होता है और डाउनवर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इट मींस के ये आपके पास क्या बन जाएगा वाई एक्सिस का y इज ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा। अब हमने स्टूडेंट सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, यानी फिजिबल रीजन फाइंड करना है। फिजिबल रीजन वो रीजन होगा जिसमें इन तीनों चारों इनइक्वालिटीज का क्या होगा सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी जो कॉमन सॉल्यूशन हो या कॉमन रीजन होगा टू द फोर्थ इनइक्वालिटीज, यानी जो चार इनइक्वालिटीज है हमारे पास 1 2 3 4, वो सॉल्यूशन रीजन होगा। सॉल्यूशन रीजन वो रीजन कहलाएगा जिसमें जो रीजन इन चारों इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन होगा। अब कॉमन रीजन कौन सा होता है, तो कॉमन रीजन ये वाला आपके पास जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये चारों का कॉमन रीजन है। तो इट मींस कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जिसको मैं शेड करूंगा, तो दैट विल बी द कॉमन रीजन ऑफ द ऑल इनइक्वालिटीज। अब हम ये रीजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो रीजन है ये इस लाइन के लिए तो है, लेकिन इस ब्लैक लाइन के लिए यानी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसका रीजन नहीं होता है। तो कॉमन रीजन जो मैंने शेड किया है, इससे आगे जितना भी रीजन होगा ये सारा क्या कहलाएगा कॉमन रीजन कहलाएगा। अब हमने क्या करना था कि हमने इस कॉस फंक्शंस को मिनिमाइज करना है, यानी कॉस फंक्शन हमारे पास क्या आ गया 40x प्लस 50y है, तो इसको हमने क्या करना है मिनिमाइज करना है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या करना है कि इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पहले फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं और फिर वो दोनों क्या हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हूं और साथ साथ जो है वो फिजिबल रीजन के साथ अटैच भी हो रही हूं। यानी जैसे ये पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये वाला कॉर्नर पॉइंट होगा, क्योंकि इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर देखें ये जो कॉर्नर पॉइंट इसलिए होगा कि ये बाउंड्री लाइन और ये बाउंड्री लाइन यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि ये फिजिबल रीजन के साथ इंटैक्ट भी है। अगर मैं इसको कॉर्नर पॉइंट कंसीडर करूं तो यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन और ये बाउंड्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये फिजिबल रीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, यानी फिजिबल रीजन के साथ अटैच नहीं है। तो इट मींस कि ये कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास नहीं कहलाएगा। जो सेकंड इनइक्वालिटी थी स्टूडेंट वो मिट गई है, तो यहाँ पर हम वो लिखते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास थी 4x प्लस 8y इज ग्रेटर देन 144 थी। इसको आपने नोट रखना है, इसको मिटाना नहीं है। अब हमने और जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, कॉर्नर पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट आ गया है वो है 0 and 30 है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट आपके पास गिवन नहीं है, यानी ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। तो ये कॉर्नर पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसको हम फिलहाल किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, x and y से रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉर्नर पॉइंट को। तो इसको हम क्या कह देते हैं, x and y। और थर्ड कॉर्नर पॉइंट ये वाला कॉर्नर पॉइंट होगा, इसके आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 36 and 0 है। तो इट मींस कि ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस फिजिबल रीजन के। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर पहले x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x और y की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, इसके लिए हमने चेक करना है कि x और y जो कॉर्नर पॉइंट है इस पे कौन सी दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि ये बाउंड्री लाइन और ये बाउंड्री लाइन यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसके लिए इसकी इनइक्वालिटी थी आपके पास 4x प्लस 8y इज ग्रेटर देन 144 थी, और इस लाइन के लिए जो इनइक्वालिटी थी वो आपके पास 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 120 थी। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज करता हूं तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस बोथ लाइन होगी। अब हमने स्टूडेंट इस पॉइंट को फाइंड करना है जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स को हमने लेट किया है x एंड y।
तो अब हमने x और y कैसे फाइंड करना है, तो याद रखें कि x और y फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी 4x प्लस 8y इक्वल टू 144 और 5x प्लस 4y इक्वल टू 120 है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो फिर हमारे पास जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है फर्स्ट इनइक्वालिटी की वो आपके पास 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 है और सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 144 है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। इसके लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 और फिर इन दोनों को हम क्या करने सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 2 5 10x प्लस 2 4 8y इज इक्वल टू 2 2 4 2 1 2। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करने से साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये 8y माइनस 8y क्या होंगे, कैंसिल होंगे। 10 माइनस 4 क्या होता है, 6x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 एंड 3 माइनस 4 नहीं कर सकते हैं तो एक कैरी लेंगे और 13 माइनस 4 क्या होता है 99 होता है। तो इट मींस कि 6x किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 96 के इक्वल आएगा। तो x किसके इक्वल आएगा, 96 बाई 6 आएगा। तो 6 1 6 3 कैरी आ गया, 6 6 36। तो इट मींस कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक में भी क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करता हूं। तो x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है। तो 5x में x की जगह 16 पुट करेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 120 होगा। तो 5 16 क्या होता है, 5 6 33 कैरी गया, 5 1 5 प्लस 3 8y प्लस 4 80 प्लस 4y इज इक्वल टू 120 आएगा। तो 4y इज इक्वल टू 120 माइनस 80 आएगा तो ये 40 होगा। 4y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो इट मींस कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसकी वैल्यूज क्या होंगी, यानी x हमारे पास क्या आ गया है, 16 आ गया है। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 16 और y की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट है उसमें x 16 है, y 10 है। अब हमने स्टूडेंट क्या करना था कि जो कॉस फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना था। तो कॉस फंक्शन हमारे पास क्या था, कॉस फंक्शन था 40x प्लस 50y था। तो हम चेक करेंगे कि ये जो कॉस फंक्शन है 40x प्लस 50y ये कहां पर मिनिमम होता है। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 30। इट मींस के x 0 है, y क्या है आपके पास 30 है। तो इस कॉस फंक्शन के अंदर हम x 0 पुट करें और y की जगह क्या पुट करें, 30 पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा x 0 है, y 30 है। तो 5 3 क्या आ जाएगा 15। तो ये 1500 रुपीज कॉस्ट आएगी अगर हम x 0 रखते हैं, y 30 रखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 16 एंड 10 है। तो इसके लिए हम कॉस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास 40 इंटू 16 प्लस 50 इंटू क्या आ जाएगा 10। तो 40 इंटू 16 करते हैं तो 6 चौक 24, 2 हासिल 4 एकम 4 तो 2 आपके पास 640 और ये आपके पास 500 हो जाएगा। तो ये आपके पास 0 4 1140 आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप x 16 और y क्या लेते हैं, y आप 10 लेते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 36 एंड 0 आ रहा है। तो इट मींस के x 36 है और y आपके पास क्या है 0 है। तो कॉस फंक्शन इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, 40 इंटू 36 प्लस 50 इंटू 0 होगा, यानी y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 c इज इक्वल टू 0 एज इट इज आएगा।
4 6 24, 2 कैरी गया, 4 3 12 प्लस 2 क्या होगा 14 होगा, तो 1440 आएगा। अब हम यहाँ पर जरा गौर से देखें कि जब आप x 30 0 लेते हैं, y 30 लेते हैं, तो उस वक्त cos फंक्शन कितना आता है 1500 आता है। जब आप x 16 लेते हैं, y 10 लेते हैं, तो cos फंक्शन कितना आता है 1140 आता है। जब आप x 36 लेते हैं, y 0 लेते हैं, तो cos फंक्शन क्या आता है 1440 आता है। तो जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो कब आ रही है, जब x 16 के इक्वल हो और y 10 के इक्वल हो। तो जो आपके पास कॉस्ट फंक्शन है यानी जो खर्चा है वो क्या होता है मिनिमम होता है। तो इट मींस के ये आपके पास क्या होगा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास है, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपके पास यूनिट 6 से है, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 76 इज इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट आपने इस कर्व का सेंटर फाइंड करना है, फोसाई फाइंड करने हैं, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कर्व फाइंड करने हैं। अब ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4y माइनस 16y प्लस 76 इज इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट ये जो कर्व है ये इलिप्स को शो कर रही है। इलिप्स कौन सी फिगर होती थी, जो बेजिवी शेप की फिगर होती है। लेट्स सपोज मैं अगर एक इलिप्स बनाता हूं तो ये वाली जो शेप होती है दिस इज कॉल्ड एन इलिप्टिकल शेप। अब इस इलिप्टिकल शेप में जो इलिप्स का सेंटर होता है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे सेंटर रखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन को अगर हम सेंटर रखें तो सेंटर के इस इलिप्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0 होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स क्या होते हैं। वर्टिसेस इलिप्स के वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर इलिप्स जो है वो माइनर इलिप्स की जो इलिप्स जो है वो मेजर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। स्टूडेंट अब यहाँ पर ये देखें कि इस इलिप्टिकल शेप में जो मेजर एक्सिस है वो लाई कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर और जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। अगर मैं किसी इलिप्टिकल शेप को इस फिगर इस तरीके से बनाऊं तो अब मेजर एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस आपके पास क्या होगा एक्स एक्सिस होगा। तो इट मींस कि यहाँ पर जो वर्टिसेस हैं जो वो पॉइंट्स होंगे जहां पर इलिप्स जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो लेट्स सपोज मैं अगर इसके मेजर एक्सिस के पॉइंट को इसको A कहूं, इसको A डैश कहूं और इसके मैं कोऑर्डिनेट्स को A एंड 0 कहूं, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और एक्स एक्सिस के राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। तो इट मींस के x कोऑर्डिनेट को हमने यहां सपोज कर लिया है a एंड y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस साइड पे जो x a डैश का x कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस a एंड 0 होगा, यानी दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। और जो वो पॉइंट जहां पर ये इलिप्स y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है यानी जो माइनर एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट करती है उसको हम कोवर्टिसेस कहेंगे। तो इट मींस के b एंड b डैश will be the co-vertices। अगर इस पॉइंट को मैं 0 एंड b कहूं तो फिर ये जो पॉइंट होगा ये 0 एंड माइनस b होगा, बिकॉज y एक्सिस डाउनवर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है और इसके अलावा इसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये चीजें हमने यहाँ पर चेक करनी है। और फोसाई स्टूडेंट किसी भी इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। एक फोकस लेट्स सपोज मैं अगर इसको f का नाम दे दूं, इसको f डैश कहूं और इसको मैं f कहूं, तो दीज आर टू फोकस इन इलिप्स। किसी भी इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं और इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं प्लस माइनस, इसको लेट्स सपोज माइनस सी एंड 0 कहें तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे प्लस सी एंड 0 होंगे। तो दीज आर द फोकस ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स होंगे। अब किसी भी इलिप्स की जो
स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी भी इलिप्टिकल शेप की, वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। अब ये जो इलिप्स है, इस पे हमने इसको कैसे पहचानना है कि ये इसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इस बात को याद रखें कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा हो, यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो फिर मेजर एक्सिस लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर बी ए से बड़ा हो तो फिर मेजर एक्सिस लाई करेगा ऑन वाई एक्सिस के ऊपर। ये जो अब मैंने आपके सामने लिस्ट बनाई है, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इट मींस कि ये आपके पास ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा इस इलिप्स के लिए। तो अब हम इस जो गिवन कर्व है, यानी जो गिवन इलिप्टिकल इक्वेशन है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका सेंटर फोसाई वगैरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है 76, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, -76 होगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो एक्सप्रेशन है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 16x है, तो इसको मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8 स्क्वायर लिखूं, यानी या 64 लिखूं, या 64 को दोनों साइड पे प्लस माइनस करूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 64 और 64 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो y वाली टर्म्स हैं 4y स्क्वायर माइनस 16y है, तो इसमें हम लेट्स सपोज फर्स्ट है 4 कॉमन लेते हैं, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 को आप x प्लस 8 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने y को भी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इधर में अगर y स्क्वायर माइनस 4y है, तो इधर में अगर 4 को प्लस भी करूं और माइनस भी करूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ पे देखें कि +4 और -4 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो -76 प्लस 44 क्या होगा, 6 - 4 2 होगा, और 7 - 6 1 होगा, तो -12 होगा। अब यहां से आप x प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 को आप y माइनस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 4 4 क्या होगा, 16 होगा, इज इक्वल टू -12 आएगा। तो यहां से x प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16, सेकंड साइड पे जाके प्लस 16 होगा, तो 16 - 12 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, यानी अगर लेट्स सपोज मैं 4 को यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा, प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर 4 इंटू वाई माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 1। तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस 4 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस कि अब हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर a ग्रेटर देन b हो, तो फिर जो मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स है वो लाई करता है ऑन x एक्सिस। तो आपको नजर आ रहा है कि a स्क्वायर की जगह क्या है, 2 है, और b स्क्वायर की जगह इस इक्वेशन में क्या है, 1 है। तो इट मींस कि 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो इट मींस कि मेजर एक्सिस इस इलिप्स का कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो अब हमने क्या करना है कि इस इलिप्स की मदद से हम लोगों ने जो सेंटर है और जो इसका
फोकसेस है यानी फोसाई जो है वो फाइंड करना है। तो इस एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, या इस 4 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, यानी 1 हो तो 1 का स्क्वायर भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर नोमिनेटर में जो आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर है, तो लेट कर ले x को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 को लेट कर ले कैपिटल X के इक्वल, और जो y माइनस 4 है इसको लेट कर ले कैपिटल Y के। तो इट मींस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स हो जाएगी। अब हमने सबसे पहले इसके सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर हमें पता है कि कोई भी स्टैंडर्ड एलिप्स हो तो उसका सेंटर हमेशा एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन होता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स है। तो इसका सेंटर फाइंड करने के लिए हमने ये जो कैपिटल एक्स है इसको भी लेट करना है इस 0 के इक्वल, और जो कैपिटल Y है उसको भी लेट करना है 0 के इक्वल। तो कैपिटल X को अगर हम 0 के इक्वल लेट करते हैं तो कैपिटल X हमारे पास किसके इक्वल था, X, ये सॉरी X प्लस 8 था, नॉट X स्क्वायर प्लस 8 है, ये X प्लस 8 होल स्क्वायर है। तो कैपिटल X किसके इक्वल है आपके पास, X प्लस 8 है। तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 8 आएगा। आपने स्टूडेंट इसको जो बैक में मैंने x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इस ये गलती से लिखा है, ये x प्लस 8 होल स्क्वायर है। तो इट मींस के स्मॉल x किसके इक्वल आ गया, माइनस 8 के इक्वल आ गया। अब अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में y को इक्वल टू 0 पुट करें तो y हमारे पास किसके इक्वल था, y माइनस 4 के इक्वल था। तो इट मींस के y माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। यहां से y किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के जो सेंटर ऑफ एलिप्स होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 8 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस 4 है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स होगा, यानी ये आपके पास इस एलिप्स का क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है फोकस यानी फोसाई ऑफ द एलिप्स फाइंड करना है। तो फोसाई ऑफ द एलिप्स 2 होते हैं, और आपको जैसा कि मालूम है कि एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं c एंड 0, और सेकंड फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास माइनस c एंड 0 होते हैं। तो इट मींस के अब हमने फोकस फाइंड करने से पहले हमें c क्या होगा ये देखना है। तो c याद रखना स्टूडेंट, c स्क्वायर, c और जो a और b में रिलेशन होता है वो इक्वल होता है। c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इस केस में a हमारे पास क्या है, 2 है, b हमारे पास क्या है, 1 है। यानी जैसे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो एक ही जगह आपके पास 2 है, तो ये c स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आएगा। तो इट मींस कि जो फोकसेस है यानी जो फोसाई है वो आपके पास प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0 होता है, एक प्लस में होता है दूसरा माइनस में होता है। तो इट मींस कि जो आपके पास c है, अब हाँ फोकस c जो है वो क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 एंड 0 आ जाएगा। तो दिस विल बी द फोकस ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट होगा। हाँ ये एक बात याद रखें कि ये जो c आ गया ये आपके पास कैपिटल x के रिस्पेक्टिव आ गया है। हमने अब ये समान हमने कैपिटल x को यहाँ पे क्या लेट किया था, x प्लस 8 लेट किया था, तो इसके रिस्पेक्टिव हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस c होगा। फोकस इसमें y क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोकस लाई कर रहा है किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। x हमारे पास क्या है, x प्लस 8 है, तो ये x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आएगा। y इज इक्वल टू क्या है आपके पास कैपिटल y माइनस 4 के इक्वल है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से 8 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। तो इट मींस कि जो फोकस के पॉइंट्स होंगे वो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 3
एंड क्या होंगे 4 होंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ फोकस ऑफ द इलिप्स होंगे। और इसके बाद हमने फाइंड करना है वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स फाइंड करना है। तो वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स फाइंड करने के लिए हमने वर्टिसेस कहते हैं जो माइनर मेजर एक्सिस के ऊपर यहाँ पर इलिप्स मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट वर्टिसेस कहलाते हैं। तो इट मींस ए एंड ए डैश आर वर्टिसेस। तो इसके लिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास वर्टिसेस के इन दोनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं मिला के लिखूं तो ये प्लस माइनस ए एंड 0 होगा। तो इट मींस कि इसका x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो x हमारे पास क्या है x प्लस 8 है, a हमारे पास क्या है a हमारे पास 2 है। तो ये प्लस माइनस 2 होगा। तो x प्लस 8 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा -8 प्लस माइनस क्या होगा 2 होगा। तो इसको आप क्या करें सॉल्व करें। तो ये y - 4 इज इक्वल टू 0 है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो इट मींस कि जो वर्टिसेस होंगे वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -8 प्लस -2 x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा प्लस माइनस जस्ट 4 होगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपने डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो है प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय e के इक्वल होती है। तो पहले हम प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय e करते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यानी आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स